कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो टॉपिक है यानी कि पेपर का नाम है, उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। और हम अपनी आज इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट में हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अधिगम की प्रकृति, यानी कि अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि अधिगम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अधिगम क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। और आज हम अपने इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे अधिगम की प्रकृति के बारे में। जो अधिगम की जो प्रकृति होती है उसके अंतर्गत अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि क्या है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम न तो किसी विशिष्ट व्यक्ति एवं समाज तक सीमित है और न ही केवल व्यक्तियों तक, अपितु समस्त विश्व के समस्त प्राणी के अधिगम पर यानी कि अधिगम आधार पर विकास करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम है वह सार्वभौमिक है, वह सभी के लिए है। यह किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं कि भाई ये स्पेशल व्यक्ति है जो इसी के लिए अधिगम है, ये कमजोर है इसके लिए नहीं है, ये अमीर आदमी है इसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि यह जो अधिगम होता है वह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होता, जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए अधिगम में विकास होता है, यानी कि सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। और जो अधिगम है वह सबके लिए उसका क्या होता है, विकास होता है। अर्थात विश्व के जितने भी समस्त प्राणी हैं अधिगम आधार पर विकास करते हैं, यानी कि वह कुछ ना कुछ सीखकर अपना विकास करते हैं, यानी कि अधिगम के आधार पर विकास करते हैं। अधिगम इसीलिए सार्वभौमिक है। नंबर 2 आता है अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है। कौन सा नंबर 2? अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है। घटनाओं, आवश्यकताओं, विभिन्न समस्याओं आदि की विविधता एवं निरंतरता बंद प्रत्येक प्राणी निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी कि बहुत सारी घटनाएं होती है। आज मान लीजिए कि हम आज अपने साधन से, बाइसिकल से, कार से या किसी भी तरीके से बहुत स्पीड गति के साथ जा रहे हैं, यानी कि बहुत स्पीड गति के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति को बहुत गंभीर चोटें आती है या वह शायद ये मान लीजिए कि वह मर भी जाता है। तो उससे क्या होता है, यानी कि हमारे सामने एक घटना घटी और उस घटना को देखकर हमने एक सीख ली, यानी कि अगले दिन अगर हम बहुत तेज गति से साधन चलाएंगे तो हमारे सामने वह घटना आ जाएगी जिससे कि हमें डर लगेगा, भय लगेगा। इसीलिए हमने उस घटना को देखकर भी उससे कुछ सीखा और आने वाले समय में हमने जो हम साधन चलाते हैं वह एक लिमिट, यानी कि एक जो लिमिट होती है, अवधि होती है, उसी के अनुसार चलाया। यानी ये नहीं कह सकते कि वह हमने बहुत स्पीड के साथ चलाया, क्योंकि उसके लिए हम यह जान जाते हैं कि अगर हम स्पीड के साथ चलाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारा नंबर 3 आता है अधिगम वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या है, जो हमारा जो अधिगम है वह अधिगम वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। विभिन्न अधिगम जन्य अनुभव को प्राप्त करके बालक को वह सुनिश्चित करने में सफलता मिलती है कि वह अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, संवेगों आदि के अनुसार किस प्रकार समायोजन करे, यानी कि बहुत
घटनाएं होती है, बहुत सी जगह बालकों को कुछ सीखने को मिलता है कि वह उन सब चीजों को सीखने के बाद कहीं पर किसी भी जगह जाकर किस प्रकार का व्यवहार करे, या फिर ये कह सकते हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके जो संवेग हैं, उनके अनुसार वह किस प्रकार कहीं दूसरी जगह जाकर अपने आप को समायोजित करे। इसी सभी कारणों के कारण जो अधिगम होता है वह वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम हमें वातावरण में अनुकूलन करना भी सिखाता है, क्योंकि अधिगम से हम जब अच्छी प्रकार से किसी चीज को हम सीखते हैं तो उसका प्रयोग कर अपने जीवन में हम कहीं पर भी जाकर अपने आप को अनुकूलित या समायोजित कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह अधिगम विकास की प्रक्रिया है। सो गाइस नंबर 4 पर आता है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक को अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं। इन अनुभव का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवहार परिवर्तन के रूप में यानी कि दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। यह परिवर्तन बालक के विकास के ही सूचक होते हैं, यानी कि जो बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वह बालकों का जो विकास है उसके सूचक होते हैं। और जो अधिगम है, अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। क्या करता है? बहुत सारे अनुभव प्राप्त करता है और वह अनुभव बालक के जो में अलग से दिखाई देता है। और ये जो हमें अनुभव दिखाई देते हैं बालक के, जब व्यवहार परिवर्तन आता है बालक में वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह बालक का जो विकास है उसका सूचक होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालक का विकास हो रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो सकती, यानी कि अगर बालक का किसी प्रकार का कोई भी उद्देश्य ना हो तो ऐसी स्थिति में बालक निष्क्रिय हो जाता है और वह किसी भी चीज को, नई चीज को सीख नहीं पाता है या अधिगम नहीं कर पाता है। क्योंकि बिना उद्देश्य के बालक एक क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ही निष्क्रिय व्यक्ति होकर बैठ जाता है, आलसी होकर बैठ जाता है। आज हमारा उद्देश्य किस चीज का है? यहाँ से गागर ले जाना है, यानी कि हमने ये मान लीजिए कि हमें सहारनपुर जाना है और तो यह भी हमारा एक उद्देश्य है। और उद्देश्य के बिना अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम घर में बिल्कुल निरर्थक बैठे रहेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अधिगम है वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य के अभाव में जो व्यक्ति होता है वह सुचारू रूप से नहीं हो सकता, यानी कि उद्देश्य के अभाव में अधिगम किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। अतः बालक किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य के आधार पर ही सार्थक अधिगम की दिशा से प्रेरित होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अधिगम का आधार मानव प्रकृति है। कौन सा? अधिगम का आधार मानव की जो प्रकृति है वह है। प्रत्येक बालक में रुचि, बुद्धि, अक्षमता, आवश्यकता अनुसार ही वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि बालक की जो बुद्धि तो कम है, उसकी जो शक्ति है वह कम है और वह भारी काम कर सकता है, नहीं, यानी कि उसकी जो वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह उसकी रुचि, बुद्धि और अक्षमता के अनुसार ही होती है।
उनके अनुरूप ही उसके अधिगम व प्राप्त अनुभव की मात्रा में स्वरूप निर्धारित होता है। यानी कि उसके जो अनुभव है वह उनकी जो मात्रा है उसका स्वरूप है वह उसी के आधार पर प्राप्त होता है। इसीलिए अधिगम का जो आधार है वह मानव की प्रकृति है। यानी कि जैसी बालक की बुद्धि होगी, उसकी जो जितनी ज्यादा रुचि होगी, उसकी जितनी ज्यादा किसी चीज को करने की क्षमता होगी, उसमें उतना ही अधिक अधिगम होगा। यानी कि वह बालक उतना ही अधिक सीख जाएगा। मान लीजिए कि कोई मंदबुद्धि बालक है, उसकी बुद्धि तो बहुत कम है, तो वह किसी अच्छी चीजों को या बड़े काम को कैसे सीख पाएगा, व्यापक रूप से कैसे कर पाएगा। इसीलिए जो अधिगम होता है, अधिगम का जो आधार है वह मानव की प्रकृति है ना, कि मानव की प्रकृति पर ही अधिगम डिपेंड करता है या आधारित होता है। क्योंकि अगर उसकी बुद्धि, रुचि और उसकी जो शक्ति है वह कम क्षीण होगी तो उसका अधिगम भी कम होगा। अगर कोई प्रखर बुद्धि का है तो वह सीखने में उत्तेजित रहेगा, जिज्ञासु है तो वह बहुत अधिक अच्छी प्रकार से किसी भी चीज को सीख सकता है या अधिगम उसका बहुत अच्छी प्रकार से अधिगम होगा। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक विभिन्न मानसिक शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियात्मक अक्षमता ही व्यक्ति को अधिगम हेतु सक्षम बनाती है। यानी कि जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया है वह क्या होती है, व्यक्ति को सक्षम बनाती है। अभिप्रेरणा, धारणा, प्रत्यास्मरण, अवबोध आदि शक्तियों के माध्यम से कर्मानुसार अधिगम संभव होता है। यानी कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है और उसी के कारण जो अधिगम होता है वह संभव होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह अधिगम वातावरण की उपज है। कौन सा? अधिगम जो होता है बालक एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही सीखता है। यह बात आप सभी जानते होंगे कि बालक जैसे ही जन्म लेता है वह परिवार का सदस्य होता है और फिर वह समाज का सदस्य बन जाता है, क्योंकि परिवार भी तो एक समाज ही है, वह भी समाज का सदस्य है। इसीलिए जो बालक होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है। वातावरण की भिन्नता या सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, व्यवहारों, प्रेरकों, विचारों के अनुरूप ही अधिगम का भी निर्धारण होता है। यानी कि जो बालक के वातावरण है, उसकी जो भिन्नताएं हैं, उसमें जो सामाजिक मूल्य है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो व्यवहार है, उन्हीं सभी के अनुसार अधिगम का भी निर्धारण होता है। हमारा जो नेक्स्ट और अंतिम है वह अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। बालक जो कुछ सीखता है उसका प्रभाव जहां एक और उसकी अमूर्त शक्तियों पर पड़ता है। यानी कि बालक जिस भी प्रकार से कहीं से भी जो भी कुछ सीखता है उसका जो प्रभाव है उसकी अमूर्त शक्तियों पर पड़ता है। वहीं उसका व्यवहार भी परिवर्तित होने लगता है। यानी कि उसका जो व्यवहार है उसमें चेंजेस आने लगती है, यानी कि वह बदलने लगता है। उसकी भावनाएं, रुचियां, जीवन शैली आदि में ये परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसीलिए जो अधिगम होता है वह व्यवहार